हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे और इसका हम वेट कर रहे थे कि कब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन पोर्शन कब ख़त्म हो और जल्दी से आपको कुछ अलग चीज़ों के बारे में सोचा जाए। और ये लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी बार बार वैसे बहुत डिटेल में आपको लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको लिखा हुआ कई बार आपको मिलेगा लिमिट। तो इस लिमिट में और इस लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्टिन्यूअस, अगर हम कॉन्टिन्यूटी ना भी हम चेक करें तो भी लिमिट्स के बारे में तो कुछ न कुछ फार्मूले आते रहते हैं जिसमें लिखा होता है लिमिट, तो कन्फ्यूज़न आता है। तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको। ये कॉन्टिन्यूटी निश्चित है, कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं कुछ होगा, ब्रेक होगा, कहीं बीच में गैप होगा तो कॉन्टिन्यूटी नहीं है, या डिसकॉन्टिन्यूअस से बोलते हैं किसी रिलेशन को, या किसी पॉइंट पर वो डिफाइंड नहीं है तो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, लिमिट जो आप सोचते हैं, लिमिट कहते हैं कि हाँ यार इसकी एक लिमिट तक, अंतिम लिमिट तक जहाँ तक हो सकता है। लिमिट का मतलब होता है कि अंतिम सिरा या लास्ट एंड, जो जहाँ तक कोई चीज़ डिफाइन हो सकती है या जहाँ तक बदल सकती है, या ये कहें जहाँ तक उसको हम लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ तक है हमारे पास वो अंतिम सिरा, हम उसको क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। या सिरा क्या होता है, वो तय नहीं होता। लिमिट तो लिमिट है कि ठीक है, जहाँ पर हम उसको किसी चीज़ को बहुत क्लियर नहीं कर सकते। तो जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लेते हैं ये क्या है, कोई सर्कल है और इस सर्कल में okay, suppose you draw a triangle. Okay, so any triangle जितना मैक्सिमम एरिया का हो सकता है वो वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो सर्कल की एरिया और ट्रायंगल के एरिया में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये देखिए ये डिफरेंस यहाँ पर, ये काफ़ी बचा हुआ भी हिस्सा है, ट्रायंगल की एरिया बहुत कम है। अब मैक्सिमम एरिया का आप एक क्वाड्रिलेटरल बना के देखें, और क्वाड्रिलेटरल वो कौन सा हो सकता है, वो स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो जो इस सर्कल के अंदर बड़ा से बड़ा आप एरिया का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं वो इक्विलेटरल होगा। और वैसे ही अगर आप ये सर्कल है और उसमें आप ड्रा करना चाहते हैं क्या, अगर एक स्क्वायर ड्रा कर दें, तो सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर जो एरिया एक्स्ट्रा है, ये सर्कल और इसकी एरिया में, किसकी, स्क्वायर के एरिया में डिफरेंस है। लेकिन जितना डिफरेंस यहाँ ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और बाकी सर्कल के एरिया में जो डिफरेंस था, उससे यहाँ पर डिफरेंस कम है। देख के भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि हाँ ये एंगल, जो ये एरिया क्या है, किसके एरिया, कहाँ पर, स्क्वायर और सर्कल की एरिया के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम हो गया। वैसे ही अगर आप और साइड्स बढ़ाते गए, मान लेते हैं आपने एक पेंटागन ड्रा कर दिया, इसमें रेगुलर पेंटागन ड्रा करने का मतलब कि ये कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर सर्किल और पेंटागन की एरिया के बीच जो मैक्सिमम एरिया का पेंटागन हो सकता था इसमें, वो यहाँ पर ऐसे ड्रा कर सकते हैं।
आप हेक्सागन ड्रा करिए, रेगुलर हेक्सागन, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर अभी देखिए जो डिफरेंस है एरिया का, आपके हमें लग रहा है कि हमें लग रहा है और कम हो गया ना। अब कंपेयर करिए ट्रायंगल की एरिया, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल एरिया के हिसाब से हो सकता है, ओके, यहाँ ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम जितना हो सकता है इस सर्किल के अंदर वह है, और बीच में जो बचा हुआ सरफेस है या बचा हुआ एरिया है वो सर्किल का ये यहाँ पर शेडेड है, यहाँ भी शेडेड है। इन सभी को कंपेयर करने से आप गेस कर सकते हैं। इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन inside a circle, if you imagine a polygon having maximum possible area inside the circle that is drawn here, so if number of sides of polygon, if it increases, certainly what happens, this difference between area of circle and area of polygon decreases, and this is clearly visible. So as number of sides increases, certainly area of polygon approaches the area of circle, लेकिन इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा ना यहाँ पर। अगर ये ऑक्टागन होगा, डेकागन होगा, मतलब 10 साइड्स होंगी, तो थोड़ा ही सही कुछ तो छूटेगा। सो एग्जैक्टली the area of circle will not be exactly equal to area of polygon which is drawn inside the circle, but inside the circle means vertices of this polygon will lie on the circle. Then this will be polygon of maximum possible area. Then certainly if n tends to infinity, कह सकते हैं अभी यहीं पर आ रहा है, अब किधर जा रहा है, और ज़्यादा नंबर में साइड और साइड बड़ी, लेकिन ये डिफरेंस छोटा होता जाएगा। किसका डिफरेंस? एरिया का, एरिया ऑफ पॉलीगॉन और एरिया ऑफ सर्किल, इनका डिफरेंस छोटा होता जाएगा। लेकिन ये होगा कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन जितना ज़्यादा साइड्स होंगी उतना ही सर्किल के एरिया के क्लोज होगा, और ये जो सर्किल की एरिया है वह हम कह सकते हैं, सो एज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इंक्रीजेस और इट टेंड्स टू इंफिनिटी, देन एरिया ऑफ पॉलीगॉन becomes nearly equal to, not exactly equal to, becomes very close to area of circle. ये हमको कहते हैं कि लिमिटिंग सोच है, ये एक तरह से लिमिटिंग कॉन्सेप्ट है कि that limit in which n tends to infinity, means n means number of sides, it tends to infinity, then what happens? Area of polygon equals area of circle. It is not exactly equal, but limit is equal, nearly equal. So as n tends to infinity, okay, so area of polygon equals how much? Area of circle. कुछ इस तरह का हम सोचते हैं। लिमिट का मतलब यही होता है कि भले एग्जैक्टली ना हो लेकिन इसकी मीनिंग है, ऐसा नहीं कि ये मीनिंगलेस काम कर रहे हैं, कहीं कहीं बहुत रिमार्केबल डिफरेंस आता है जैसे ही इन लिमिटिंग वैल्यूज़ में चेंज होता है। वो हम थोड़ा सा आगे और रिलेशन देखेंगे। तो फिर यहाँ पर इसी को लिखते हैं एरिया ऑफ, ओके, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट लिखते हैं इस तरह, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ
polygon equals here area of circle, and in what limit? Limit is what? When n tends to infinity. ये रिलेशन हुआ है, थोड़ा सा ओवर राइट हो गया यहाँ पर, एक पर एक हो गया, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स एरिया ऑफ सर्किल इन व्हाट लिमिट? व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसलिए इसको लिमिट करके लिखा गया, ऐसे नाम है लिमिट, LIM लिखते हैं इन शॉर्ट। सो लिमिट एरिया ऑफ पॉलीगॉन when n tends to infinity, this is tending condition, not exactly equal. Infinity is not any mark, but it is that mark which cannot be well defined. It approaches to maximum possible value. Okay, जितना आप सोच सकते हैं वो चीज़ है, तो इसी को हम लिमिट के नाम से जानते हैं। और हम आगे क्या सोच सकते हैं, देखिए लिमिट में चेंजेस क्या होते हैं, और हम इधर से हम समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है या सर्किल को बहुत सारे नंबर, अगर बहुत सारे नंबर में साइड हों तो उनका हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बहुत सारे नंबर के साइड्स का पॉलीगॉन मान सकते हैं। तो ये अप्रोचिंग केस है, वही उसी को हम लिमिट कहते हैं। और इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और वो क्या है देखिए। ओके, यहां पर 1/1 minus x, or you can say 1/x minus 1. ओके, क्या होने वाला है? अगर आप सोचते हैं कि x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू कुछ आएगी। मान लेते हैं ये क्या है, ये कुछ ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई रिलेशन है जो 1/x minus 1 इसको लिख रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा ये रिलेशन है, देखने में तो बहुत सिंपल ही लग रहा है। अभी क्या होगा जब x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो 1/0 हो जाएगा। सो f1 equals 1 minus 1 and this becomes 1/0. Okay, this is one undeterminate form. इसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते, इसको आप जनरली लिख तो देते हैं इनफाइनाइट कि बहुत अगर 0 है तो ये क्या है, ये वैल्यू ऐसा आप लिखते हैं इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली अगर बोलें तो बहुत चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसे तो बहुत बड़ा है, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली लार्ज, वो अपना सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट कोई मार्क नहीं है, कोई एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अनडिफाइंड फॉर्म। सो इसको ना छोड़ के हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड, ये लिखते हैं। अब यहां पर क्या है, लेकिन अनडिफाइंड फॉर्म से पहले, ठीक पहले क्या हो रहा होगा, जब x की वैल्यू और 1 की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो 1 की वैल्यू x की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी हो और x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी हो, दोनों से थोड़ा डिफरेंस हुआ ना। अगर x की वैल्यू, आप इमेजिन करिए कि x की वैल्यू अगर कुछ ऐसा हो जाए 0.99999 ऐसा, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 minus x कितना हो जाएगा, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 4 times 0 then
इज देयर, ये भी तो है। x की वैल्यू अगर 0.1 0.9999 ऐसा है, तब 1 माइनस एक्स क्या हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं। अगर वही x की वैल्यू ऐसा है, एंड इफ x इक्वल्स 1.0001, ये भी तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस ये है और यहां पर डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 1.0001 ऐसा है। तो यहां पर भी क्या है, माइनस 0.00001, ये तो डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस। लेकिन क्या अगर आप लिखते हैं इनको वैल्यू में देखने में तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है डिफरेंस। अगर ये वैल्यूज आपको देखने में थोड़ा छोटा छोटा डिजिट्स लग रहा है तो हम थोड़े बड़े में लिख दे रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या डिफरेंस है देखिए, 0.00001, और यहाँ पर भी यहाँ क्या लिख रहे थे, 1.1001, तो यहाँ पर क्या है, माइनस 0.00001। दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज डिफरेंट हैं। हाँ, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन और वैल्यूज क्या है, ये थोड़ी डिफरेंट हैं। तो अब क्या है, अगर हम लिखते हैं 1/x माइनस 1 माइनस एक्स, सॉरी वहाँ लिखा हुआ है, हमने कुछ भी ले लिया, 1 माइनस एक्स माइनस 1, वो तो 1 माइनस एक्स ही ले लिया, 1 माइनस एक्स ले लिया, इसको 1 माइनस एक्स कर देते हैं, 1 माइनस एक्स, ओके फिक्स। तब कितना आ रहा है, तो अभी ये हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा कम है, किसकी वैल्यू, 1 से थोड़ा सा कम है, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम, x की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन 1 के आसपास तो है। अब जनरली कैलकुलेशंस में क्या करेंगे, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये वैल्यू आती है तो कहेंगे दिस इज नियरली इक्वल टू 1, x इज नियरली इक्वल टू 1, या आपकी इतनी 0.999 ऐसे की वैल्यू आती है, अब बस 0.96 आएगा, 0.96 आएगा तो भी आप 1 के आसपास लिख देंगे, है ना। 9.8 को आप 10 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है 0.99999, और इसको बिल्कुल आप 1 लिख देंगे, लेकिन एग्जैक्टली 1 तो नहीं ना है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, हाँ 1 लिख देंगे वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये कौन सा हम लिमिट ले रहे हैं, एक तो ये तब है, ये तब कर रहे हैं, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं कि लिमिट fx या लिमिट 1/1 माइनस एक्स क्या वैल्यू होगी अगर x टेंड्स टू 1, एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, तब तो फिर क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड केस हो जाएगी, या अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आप देख रहे हैं इट एक्सटेंड्स टू 1, इट इज नॉट इक्वल टू 1 एग्जैक्टली, सो दिस टेंडिंग it gives how much, you can see, and tends to 1, sometimes it is written 1 minus, or you can say 1 minus h, here h tends to 0, h ऐसी क्वांटिटी है जो 0 के आसपास है, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे पॉइंट, ये डिफरेंस क्या है, ये एच यही है,
दिस इज नियर अबाउट 0, तो एक में एच को आपने प्लस कर दिया है, एक में माइनस कर दिया है। ये क्या है, 1 में से इतना कम है, 1 में से 0.001, 1 में से 0.0001 कम करेंगे, 0.0001 कम करेंगे तो 0.999 आएगा, और 1 में 0.00001 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.0001 आएगा, ऐसा आएगा। तो इसको हम कभी कभी सिंबल्स हैं ऐसे लिखते हैं कि अगर ये x टेंड्स टू 1, दिस नेगेटिव इज सिंबल कि 1 में से थोड़ा सा कम है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लेफ्ट से आ रहे हैं 1 की ओर, यानी 1 की ओर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार हमने मान लीजिए 1 को लिख दिया 0.9, फिर और 1 के करीब कर दिया 0.99, फिर और 1 के करीब कर दिया 0.999, फिर और 1 के करीब कर दिया 0.999, ऐसे कर दिया तो 1 की ओर क्लोज हो गया। तो इसका कहने मतलब हम अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट की ओर से, तभी ना 1 की ओर जाएंगे। लेफ्ट मतलब कि क्या, जैसे ये 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 0.9 कहाँ है, यहाँ होगा, 0.99 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 0.999 कहाँ होगा, और करीब होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम लेफ्ट साइड से 1 की ओर आ रहे हैं, हम वैल्यूज को रखते जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं इसको, इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये 1 अपॉन, देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस कितना आ रहा है, ये 0.99999 टाइम्स हियर, एंड you get this thing 1 upon 0.00001, ऐसा पाते हैं। तो इसको आप क्या लिख रहे हैं, 10⁵5, ऐसा ये वैल्यू आ जाएगी, 10⁵5 आ जाएगी। और इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट से आप इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन में x की वैल्यू रख रहे हैं। आप अक्सर ऐसा काम करते हैं, कोई y इक्वल्स 1 माइनस x लिखा हुआ है, आप x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की वैल्यू आपको मिलती जाती है। तो जनरली आप क्या करते हैं, हम x की वैल्यू हम 1 2 3 4 में नहीं रख रहे हैं, एकदम से x की वैल्यू 1 रखने जा रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली 1 नहीं, क्योंकि 1 रखने पर हमारे लिए क्या है, यहाँ खतरा है, रिस्क क्या है कि ये अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन x इक्वल्स ठीक 1 नहीं होगा, थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में, तो ये डिफाइंड होगा, एग्जैक्ट 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन उसके थोड़े से पहले थोड़े बाद में तो डिफाइंड होगा ना। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि 10⁵5 यहाँ ऐसे आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, थोड़ा ये 1 तो की ओर जा ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है, और वो कितना है 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, okay, this is equal to 1 upon 1 minus what, 1.00001, ओके, कितना हो गया, 1 अपॉन माइनस 0.00001, and this is nothing but it is minus 10⁵5। अब सोचिए, ये ऐसा रिलेशन है जब 1 के पास जाता है तो उसके पहले तक तो ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या हो रहा है, जैसे जैसे 1 के क्लोज आ रहा है, ये 1 से डिफरेंस, 1 से इसका डिफरेंस छोटा होता जा रहा है, और वैल्यू क्या है इसकी, बहुत बड़ी होती जा रही है, और जैसे ही 1 पर आया वहाँ डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन 1 से जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ,
ये वैल्यूज़ फिर क्या हुई, फिर डिफाइन होने लगी। तो फिर यही चीज़ है यहाँ पर हमको देखने की कि 1 के पास है, थोड़ा सा इधर हुए तो ये वैल्यू आ गई, थोड़ा सा उस पार गए तो ये वैल्यू आ गई, यानी राइट हैंड से थोड़ा 1 की ओर आ रहे हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि आप ये 0 है नंबर लाइन का, नंबर लाइन का 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये 1 वैल्यू है, और किधर से आ रहे हैं आप, इधर से आ रहे हैं, ये 1.1, 1.01 ऐसा, और क्लोज आएंगे तो 1 के पास में हम आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या, इसको हम कहते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट 1 टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1 प्लस, और तब ये वैल्यू आ गई। तो उसका ग्राफ कैसा, आप कैसा इमेजिन करते हैं, ग्राफ इमेजिन करने के लिए आप वैसे भी इसको देख सकते हैं। और वो कैसे देखते हैं, ये x है और fx यहाँ है ना, और यहाँ देखिए अगर 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 होती तो क्या होता है, -1 आता है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़ा सा तो ऐसा चाहिए ना कि x की वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4, x की वैल्यू अगर 2 होती, 1 पर तो अनडिफाइंड है, अगर x की वैल्यू 2 होती तो क्या होता है, -1 वैल्यू आती है fx की। तो fx की वैल्यू क्या है, -1 -2 ऐसा लिखते हैं, ये -3 ऐसे वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 पर ये वैल्यू -1 होती fx की, यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर 3 होता x की प्लेस में तो fx की वैल्यू क्या आती, -1/2। fx की वैल्यू क्या आती, अगर 3 होता तो यहाँ 1/2 आती, ये वैल्यू -1/2 यहाँ पर होगा, ये आता। और अगर x की वैल्यू 4 आती तो ये -1/3 होता, -1/3, अगर 4 होता तो -1/3 कहीं यहाँ होता ऐसे। अगर यही x की वैल्यू क्या होती, हाफ आती, तब ये क्या होता, ये हाफ आती है वैल्यू 0.5, तो ये क्या होता 0.5। तो ये वैल्यू कितनी आती, अगर ये 0.5 होता तो सोचिए कि ये वैल्यू कितनी आती, हमने x की वैल्यू 2 लिया तो ये है, अगर x की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0.5 है तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 2, तो +2 आएगी, यहाँ 1 2 3, तो ये वैल्यू क्या आती, यहाँ पर 2 आती, इस पर ये 2 आता, और x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और वैसे ही x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर पॉइंट आप ऐसा लिख देते x की वैल्यू की ये -0.5 है तो क्या होता, 1.5 होता, तो 1.5 होता तो फिर क्या होता, ये 0.7 प्लस के आसपास इधर ही होता है ना, -0.5 होता, तो ये यहाँ पर वैल्यू आती। तो ये ग्राफ कम से कम ऐसा जाता, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं, ये सब डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है, ये जो 1 है ना, 1 पर इसकी वैल्यूज़ अलग अलग है एकदम से, क्योंकि 1 के पास अगर हम राइट से पहुंच रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, x की वैल्यू 2 से कम होते होते 1 के पास आई है, यहाँ ऐसे आ गए, तो ये क्या होता है, -10⁵, यानी 1 के पास आ गया तो एकदम ये वैल्यू कैसे पहुंच गई, ये वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत हाईली नेगेटिव वैल्यू होती जा रही। और यहाँ पर भी आया तो क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी वैल्यू उधर की ओर होती जा रही, ऐसा होगा।
तो ये 1 पर क्या है, 1 पर डिफाइंड ही नहीं है कि ये क्या होने वाला, और दोनों वैल्यूज एक नहीं हो रही हैं। इधर से आने वाला ग्राफ, इधर से आने वाला ग्राफ एक जगह नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जो नाम आया है ये कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूअस न होना, इसको बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी ये ओबे कर सकता है और कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी कुछ और दूसरे फंक्शंस में हो सकती है। जैसे आप हम कह दें कि यहाँ पर एक यही फंक्शन है बस, और अब इसको हम मिरेज करते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से सोच सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो एक रिलेशन हम और देख लें कि ये एक और फंक्शन ऐसा हम सोच लें कि ये क्या है, मान लेते हैं f(x) इक्वल्स 1/2 + x। अब ये वैल्यू आप किसी पर, अगर 1 पर इसको हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने चाह रहे हैं या 1 पर इसकी लिमिट्स देखना चाह रहे हैं कि 1 यानी x की वैल्यू 1 को अप्रोच करे तो ये क्या होने वाला है, तो इन दोनों केसेस में आप खुद ही समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 1 के आसपास आएगी तो दोनों ओर से वैल्यू, चाहे हम लेफ्ट से आए या राइट से आए, दिख रहा है कि ये कुछ सिमिलर होने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, देखिए, इसको अगर हम कहें कि x इक्वल्स 2 पर इसकी वैल्यूज क्या है, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 1/4 है। यहां पर तो x इक्वल्स 2 रखने पर ये अनडिफाइंड भी नहीं है, तो ऐसी केस में क्या हो सकता है कि हाँ, हम यहां पर आ रहे हैं इस जगह पर, और लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो अगर हम x इक्वल्स 2 पर चाह रहे हैं, अब लिमिट लिखते हैं कि लिमिट f(x) क्या लिख रहे हैं, x इक्वल्स x टेंड्स टू 2 प्लस या 2 माइनस, है ना, तो 2 माइनस में 2 से थोड़ा सा कम, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस, ओके, 2 माइनस h, ऐसा लिख सकते हैं। जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है तो वो कम वाली वैल्यू कितनी है, वो डिफरेंस कितना है, h, और इसको हम लिखते हैं लिमिट, आप क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 1/4 प्लस माइनस h, ऐसा आ गया। एक कौन सी लिमिट कहते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसके बाद क्या हो, अगर हम h की वैल्यू 0 के आसपास है ही है, अगर इसको हम पुट भी कर दें तो 1/4 आएगा, कोई अनडिफाइंड केस नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। जैसे पहले अभी था, यहाँ पर क्या था, f इक्वल्स 1/1 माइनस x था, अगर x इक्वल्स 1 पर, x इक्वल्स 1 पर ही हम देख रहे थे कि ये वैल्यू कैसी आ रही है, तो वहाँ अनडिफाइंड आ रहा था। यहाँ पर x इक्वल्स 2 रखने पर कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर हम देख लेते हैं x इक्वल्स 2 पर तो आ रहा है, उससे ठीक पहले क्या हो रहा है, उसके ठीक बाद में क्या हो रहा है, उसमें कोई अंतर आ रहा है, लगभग वही है, या उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1/4 आ रहा है। वैसे भी 2 रख देते तो 1/4 ही आता, यानी 2x इक्वल्स 2 के आसपास f(x) क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट RHL, ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लिखते हैं लिमिट f(x) और ये x टेंस टू 2 प्लस, या इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1/2 प्लस 2 प्लस h,
आप सोचेंगे क्या लिख रहे हैं, कोई प्लस करके फिर जीरो करना है, कोई ये भी कोई बात हुई। लेकिन यहाँ के लिए कोई बात नहीं हुई, मैं समझ सकता हूँ, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी ठीक था ना, कुछ तो डिफरेंस आ गया था, उल्टा हो गया था। 10⁻+5 10⁻5 था पॉजिटिव और 10⁻5 नेगेटिव में भी आया था, उसी x=1 के आसपास, थोड़ा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर। तो यहाँ पर नहीं आया, तो आप उसको आप अपने से सोच सकते हैं। लेकिन है हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/4 + h। अगर 4 की कंपेरिजन में h तो बहुत ही छोटा है, तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो हम क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं ऐसा ही। इस तरह से हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, यानी इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। तो 2 पर x=2 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसको ऐसे ही बोलते हैं, x=2 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बहुत काम की चीज़। आप सोचते होंगे कि ये इसका मतलब क्या है, कोई खास का यूज़ नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल यूज़ है। जहाँ पर हम अप्रोचेबल फॉर्म चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत बड़ा अर्थ का सरफेस है, लेकिन हम एक कमरे में हैं तो उसको हम फ्लैट मानते हैं, जबकि यार सरफेस तो राउंड है। एक ग्राउंड है, उसको हम फ्लैट मानते हैं। सो फ्लैट क्यों माने, जबकि ये तो एक सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा है, पार्ट। एक खेत को, फील्ड को, एक सिटी के एरिया को आप फ्लैट मान सकते हैं, लेकिन ये फ्लैट एक्चुअली है नहीं। लेकिन एक लिमिट वही कह रहे हैं कि इतना छोटा है, पूरे अर्थ के सरफेस के कंपेरिजन में इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा फ्लैट या प्लेन मान सकते हैं, स्फेरिकल ना मान करके। अभी ये बहुत बड़े बड़े सर्कल्स अगर आप ड्रॉ कर दें, अगर ये सर्कल है, कुछ बहुत ही खराब हो गया, ओके, ये सर्कल, और इस सर्कल को हम ऐसा सोच सकते हैं, अगर हम छोटा सा पार्ट लें, इफ दिस टेंड्स दिस पार्ट, दिस लेंथ ऑफ दिस पार्ट टेंड्स टू 0, or you can say this is angle, this is arc, this small part is arc, and this is angle subtended by arc at the center, this is center C. So this is angle theta, okay. If this theta tends to 0, if this theta tends to 0, then certainly this can be taken straight, ऐसा इमेजिन करते हैं। या और हम थोड़ा दूसरे तरीके से आ जाते हैं, यहाँ ये क्या है, कॉर्ड है ना, कॉर्ड है, ये कितना है, ये आर्क लेंथ। सो दिस इज डेल्टा एस आर्क लेंथ, एंड दिस इज कॉर्ड, एंड दिस कॉर्ड इज व्हाट, दिस इज ऑफ लेंथ एल, this is length L. This arc subtends angle theta on the center, so leave it, okay. अब क्या होगा, जब ये एंगल छोटा होता जाएगा, ये एंगल और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, तो क्या बन सकता है, ऐसा ही इमेजिन करिए कि ये छोटा सा कॉर्ड हो जाएगा, ये एंगल क्या हुआ, ऐसे छोटा हो गया, तो ये देख रहे हैं अब एस हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया, ये ऐसा हो गया, ये एंगल और छोटा हो गया, तो ये एस है और ये एल है। अभी और क्या सोच सकते हैं,
ये यहीं पर बस सोचिए कि ये एस है, ये एल भी है, यहीं पर एस भी है, तो ये एंगल और छोटा हो गया, तो ये एस है और एल है। ओके, एक एस है और डेल्टा एस और एल क्या हो जाएंगे, देखने में लग रहा है दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, नियरली इक्वल हो जाएगी, एग्जैक्टली इक्वल तो कभी नहीं होनी है, लेकिन ये कब होगा, दिस थीटा व्हेन दिस थीटा टेंड्स टू 0 वैल्यू। सो दिस आर्क एस, ओके, आर्क लेंथ एस, और यू कैन से ओके आर्क लेंथ एस, it is nearly equal to L when, एकदम ये लिमिटिंग केस में होगा, when what थीटा टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट लिखने के तरीके, ये लिमिट में सोचने के तरीके हैं कि इसको हम लिमिट कहते हैं। अब ऐसे ही लिमिट्स का यूज़ क्या करते हैं, जैसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, 9th में भी पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये चीज़ 11th में भी आनी है। तो अभी जो हम ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी लिख रहे हैं, ये आप यही मान के चलिए, किसके लिए, आप अभी फ़िलहाल क्लास 11th को ध्यान में रख के ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये क्लास 11th के लिए, जो अभी 11th में आप जा रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर आपको कई बार मिलेगा कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब, जबकि डेल्टा टी बहुत छोटा है। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी देखने का मीनिंग क्या हुआ, इंस्टेंट पर वेलोसिटी देखने का मीनिंग ये हुआ ना कि हम जस्ट अभी अभी देखें, या किसी टाइम पर कि ठीक है हमको 9:10 पर हमने देखा। जब किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को हमने देखा, उस समय क्या हो रहा था, 9:10 और 12 सेकेंड हो रहे थे। तो ऐसे में वो इंस्टेंट कहा जाता है। या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आपके दरवाजे के सामने से गुजर गया, कोई मोटरसाइकिल वाला आपके दरवाजे के सामने से बहुत तेज़ी से गुजर गया, आप झटके से तो पहचान भी नहीं पाए, लेकिन आपको मालूम कैसे हुआ, आपके दरवाजे के ठीक बगल में कोई पोल है, सामने ठीक पोल है, आपके घर के दरवाजे के सामने किसी का दरवाज़ा है, आप उसको चलता हुआ नहीं कहते, क्योंकि आपने झटके से देखा, एक झटके से देखा तो भी क्या है, वो आप क्या है, चलता हुआ उसको नहीं देखे, है ना। या आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने कोई, मान लेते हैं एकाएक कोई जानवर आ गया, है ना, किसी तरह का, मान लीजिए सांप ही आ गया, कोई तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर बैठा हुआ चुपचाप, तो आपने देखा, एक झटके से देखा बैठा हुआ है, और बाइक वाला एक झटके से आपने देखा वो जा रहा है। तो ये जल्दी से देखा वो जा रहा है, तो कुछ चलते हुए देखा ना, कोई तो मोमेंट, कोई तो इंस्टेंट आपने खर्च किया, कुछ तो ड्यूरेशन तो खर्च किया होगा। तो हालांकि वो आपके लिए इंस्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने बजे देखे, कब देखे, अरे उसमें 12 बज रहा होगा। अब सोचिए, उस समय 12 बज रहा होगा जब जाते हुए देखे, है ना। कोई मान लो कोई सस्पेक्ट है, वो भाग रहा है, हो सकता है कि कुछ गलत काम करके भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है, आपसे कोई बाद में आके या पुलिस वगैरह आ रहा है, इधर पूछा कि आप इधर से किसी को जाते हुए देखे हैं लाल रंग की मोटरसाइकिल से, अब हाँ एक देखा तो पहचान नहीं पाए, झटके से चला गया, तो वो कौन है। अब वो इसको कहेंगे ना लगभग कितने बजे, तब बताएंगे अरे 12 बज रहा होगा। तो वो अरे 12 बज रहा होगा, जो 12 बज रहा होगा वो क्या इंस्टेंट बता रहे हैं कि 12 बज रहा होगा। दैट टाइम यू सा दैट मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत देर तक देखे होते तो है ना, उसका हुलिया बता देते, हाँ कि उसका चेहरा इस तरह का था, उसकी हाइट ऐसी रहा होगा, या ऐसे इस तरह की टोपी पहने रहा होगा, या जो भी है, या कान में कुछ पहन लिया होगा, मे बी आप कुछ अलग बताते ना, लेकिन आपने देर तक नहीं देखा, एक इंस्टेंट पर देखा, थोड़ी देर के लिए देखा और वो चला गया। तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं।
या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। आपको जाते हुए धीरे धीरे गया होता तो भी आपको दिख गया होता कि धीरे धीरे जा रहा है, बहुत तेज़ी से पास हुआ तो भी आपको दिखता कि पास हो रहा है, तेज़ी से जा रहा है। क्यों? आपने थोड़ी ही देर देखा, उतने देर में वो ज़्यादा डिस्टेंस चला, आपने थोड़ी ही देर देखा, उतनी देर में वो कम डिस्टेंस चला। इसी से मालूम हो गया कि वो तेज़ चल रहा था कि धीमा चल रहा था। इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह पाते हैं। तो इसलिए क्या लिखते हैं कि जब भी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखते हैं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं, ओके, कि वी इंस्टेंटेनियस क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब आपने देखा बहुत थोड़े से इंटरवल के लिए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आप बस 1 या 2 सेकंड देखें। आप जनरली टाइम को कई मिनट में या कई घंटे में देखते हैं, आपने 1-2 सेकंड के लिए देखा, हाफ सेकंड के लिए देखा, 1 सेकंड भी ठीक ठाक टाइम, हाफ सेकंड के लिए देखा तो हो गया। वहाँ पर ये आपको लिमिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं। ये बताने के लिए है कि आपने बहुत छोटे ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट को देखा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी रेशियो है। आपने किसी तरह का, अभी हालांकि हमने स्लोप वगैरह कुछ नहीं बताया, इसके बाद ही बताएंगे, तो उसमें फिर हम और भी डिस्कस करेंगे लिमिट के साथ लेकर के कि और क्या क्या कैसे उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी इंस्टेंटेनियस करके, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें जो भी कहते हैं, हम उसमें ये ज़रूर बताते हैं कि ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। और ऐसा ही अगर एक कोई ऐसा ग्राफ है, एक्स वाई प्लेन में है और इस तरह का है, तो इसका अलग स्लोप है। यहाँ पर ये इधर को है, यहाँ पर ऐसे ऐसे को है, यहाँ पर इधर उधर को है, यहाँ पर इधर उधर को है। किसी भी 2 क्वांटिटीज के बीच ग्राफ हो सकता है। हम मान लेते हैं एक्स वाई के बीच बस ग्राफ ही है, सिंपल ग्राफ है, लेंथ दोनों लेंथ सी हैं, किसी तरह का रिलेशन है या, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ है ना y इक्वल्स कुछ ऐसा 3x² करके है, मान लेते हैं, तो इस तरह का या 1.1x² इस तरह का, तो ठीक है, तो ये रिलेशन है। अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, देखिए इधर उधर को है, यहाँ पर स्लोप इधर उधर को है, यहाँ पर इसका स्लोप ऐसे है। तो जब स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग प्लेस का स्लोप अलग अलग है। तो यहाँ पर यहाँ का स्लोप क्या है कि x इक्वल्स, मान लेते हैं x इक्वल्स 3 पर, x इक्वल्स 3 पर स्लोप क्या है, तो x इक्वल्स 3 के आसपास छोटा सा x लेंगे और देखें कि y में क्या डिफरेंस, x में ये डिफरेंस हुआ, ये x है, ये x प्लस कुछ थोड़ा सा और है, आप थोड़ा बढ़ गया x, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये x है, ये y है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये x प्लस थोड़ा सा कुछ और हो गया, और यहाँ y में थोड़ा सा और प्लस हो गया। तो अगर यहाँ पर ये x y है तो ये पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सा x प्लस डेल्टा x कुछ इसमें जुड़ गया, और यहाँ y प्लस डेल्टा y ये भी कुछ जुड़ गया, थोड़ा सा हो गया ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, इसके क्या है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y ऐसे हैं, ठीक है। तो चेंज कितने का हुआ, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच, इन 2 पॉइंट्स के बीच ऊपर नीचे कितना गैप है, तो ये कितना चेंज हुआ डेल्टा y, ये इधर कितना चेंज हुआ था हॉरिजॉन्टल डेल्टा x चेंज हुआ था। तो हम वहाँ पर भी लिखते हैं कि यहाँ पर स्लोप क्या है, x इक्वल्स 3 के आसपास स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो भी कब, वो भी कहाँ पर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ओके। डेल्टा x बहुत छोटा, यहाँ और यहाँ थोड़ा सा,
इनके थोड़ा सा ही गैप किया तो देखते हैं ना, हम ग्राफ को देखना होता है कि ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है, तो क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे देखते हैं ना कि किधर मुड़ा हुआ है, तो हम बताएंगे कि स्लोप कैसा है। तो वही कहने का मतलब थोड़ा सा आगे पीछे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर, यहाँ के लिए देखिए क्या होगा, एक्स को थोड़ा आगे पीछे देखेंगे तो वाई देखेंगे बहुत तेज़ी से बदल रहा है ना। तो ये ग्राफ का स्लोप देखने का तरीका है। तो यहाँ पर भी ये लिमिट का चीज़ यूज होता है। तो कुछ और चीज़ें हम इसको अगली वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाह रहे हैं। थोड़ा सा तो आपको आया होगा दिमाग में कि हाँ ये चीज़ है और इसको हम देख सकते हैं, या इस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिमिट में है, ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिमिट में है, तो हम उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है ये, बहुत आसान सी चीज़ है जिसको आप वैसे कभी न कभी सोच लेते होंगे, लेकिन थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड वे में सोचते हैं, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी तरह देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और हमेशा साथ बने रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।